हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जुलाई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि राज्यसभा के 19 विपक्षी सदस्य भी निलंबित कर दिए गए हैं। यानी कल जो लोकसभा के सदस्यों के साथ कार्रवाई की गई थी, उसके बाद अब राज्यसभा में भी 19 विपक्षी सदस्य निलंबित किए गए हैं और ये निलंबन भी हंगामे की वजह से हुआ है। ये मांग कर रहे थे कि जो जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर पर लगने वाली जो नए कर निर्धारित किए गए हैं, जैसे खाद्य वस्तुओं पर, आटा, चावल, इन सब पर, उसको लेकर बहस कराई जाए। और इस पर सत्ता पक्ष ने ये बयान दिया कि निर्मला सीतारमण कोविड से अभी रिकवर हुई हैं, यानी कि अभी स्वस्थ हुई हैं और वो जब सदन में आएंगी तब उस पर बहस कराई जाएगी। लेकिन जो विपक्षी सांसद या राज्यसभा सदस्य थे वो इस पर राजी नहीं हुए, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते थे, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। देखिए, महंगाई पर चर्चा की मांग पर सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड से ठीक होने के बाद जब सदन में आएंगी तभी चर्चा हो सकती है। तत्काल चर्चा की मांग पर विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को वेल में आकर हंगामा किया, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है। अब इसमें नियम क्या है? देखिए, लोकसभा में जो नियम है और राज्यसभा में नियम 255 और 256, उसके तहत यह कार्रवाई हुई है। तो इसको हम समझ लेते हैं। कल जो राज्यसभा सदस्यों का निलंबन हुआ है वह नियम 256 और 255 के तहत किया गया है। देखिए, जो नियम 256 होता है, जिसके तहत राज्यसभा सदस्यों का निलंबन हुआ है, यदि सभापति आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य को निलंबित कर सकता है जो सभा पीठ के अधिकार की अपेक्षा करे या जो बार बार और जानबूझकर राज्यसभा के कार्यों में बाधा डालकर राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करे। दूसरा नियम है, सभापति सदस्य को राज्यसभा की सेवा से ऐसी अवधि तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक कि सत्र का अवसान नहीं हो जाता, यानी जब तक सत्र चलता रहता है। सत्र के कुछ दिनों बाद भी ये लागू हो सकता है, यानी कि अगले सत्र के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। निलंबन होते ही राज्यसभा सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होता है। यह नियम 256 है। अब 255 क्या कहता है कि अगर सभापति को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्थापूर्ण है तो वह उसे राज्यसभा से चले जाने का निर्देश दे सकता है। यह नियम के तहत निलंबन केवल उसी दिन के लिए लागू रहेगा, उसमें उस सदस्य को सदन से बाहर रहना होगा। तो ये कुछ नियम हैं। अब लोकसभा के नियम देख लेते हैं। अब ये नियम है लोकसभा के, वो राज्यसभा के नियम थे। इसमें बताया गया है कि लोकसभा में नियम 373 और 374 के जरिए स्पीकर ये अधिकार हासिल होता है कि लोकसभा के नियम नंबर 373 के मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर किया जा सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। 374 नियम क्या कहता है कि अगर स्पीकर को लगता है कि कोई सदस्य बार बार सदन की कार्रवाई में रुकावट डाल रहा है तो उसे बाकी बचे सेशन के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये तो नियम की बात हो गई। अब सबसे बड़ा निलंबन अभी तक भारतीय इतिहास में, लोकसभा और राज्यसभा के इतिहास में कब हुआ है ये भी जान लीजिए। ये हुआ है 1989 में। 1989 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसको सदन में जब पेश किया गया तो हंगामा होने लगा। उस हंगामे के रोकने के लिए या फिर उसको संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए 63 सांसदों को निलंबित किया गया था और यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है 1989 में। हालांकि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ये लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र के मंदिर संसद को ही नहीं चलने देंगे तो ये सबसे बड़ा अपराध है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। अवैध तरीके से हमारी जमीन पर तैयार हो रहा CPEC यानी कि इसको समझ लीजिए, C यानी चाइना, P
मतलब पाकिस्तान, ई मतलब इकोनॉमिक और सी मतलब कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक बहुत बड़ी परियोजना है चीन और पाकिस्तान के बीच, जो भारत के जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उससे होकर गुजरती है। इसलिए भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है और ये भारत अपनी संप्रभुता के खिलाफ भी कार्रवाई मान रहा है। चीन से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से से गुजरते हुए बलूचिस्तान तक बनाया जाने वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में किसी तीसरे देश को शामिल करने की दोनों देशों की घोषणा को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले इसको मैप के जरिए हम समझ लेते हैं सीपीईसी है क्या। अब देखिए मैप में जो आप देख रहे हैं ये है अक्साई चीन, जो 1962 का जो युद्ध हुआ था, 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, जो 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चला था, जिसमें भारत को अपनी कुछ जमीन गंवानी पड़ी थी क्योंकि चीन उसमें जीत गया था, उसे ही बोला जाता है अक्साई चीन। तो ये जो जमीन है वो अक्साई चीन है यहां पर, और यहां से बनकर जो ये मार्ग है वो ये होते हुए जा रहा है, और जो लाइन आप देख रहे हैं, और ये जो लाइन है ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे होकर जा रही है। हालांकि ये भारत का हिस्सा है लेकिन ये पाकिस्तान ने जबरन रख रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो इसे अपनी ही जमीन बताता है। तो देखिए ये जो जमीन है वो अक्साई योजना है वो अक्साई चीन से चलते हुए, देखिए ये रेड लाइन वाली जो है ये ग्वादर बंदरगाह तक ये परियोजना चल रही है। ठीक है, ये पूरी आप परियोजना देख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो भारत का विरोध ये है कि जो ये क्षेत्र है वो भारत का है, आप इससे अपनी योजना को कैसे ले जा सकते हैं। हालांकि ना चीन ने इसमें सुना है ना पाकिस्तान ने। अब हम इस सीपीईसी के बारे में जान लेते हैं कि जो सीपीईसी है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बनने की शुरुआत 2015 में की गई थी। चीन के ये समझौता दो लोगों के बीच हुआ था, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच। इसमें 51 समझौते किए गए थे और उसके अलावा कुछ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू मतलब मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए थे, और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से और अक्साई चीन से होकर गुजरता है। देखिए ये एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को चीन सपोर्ट कर रहा है या फिर बना रहा है। ये बहुत बड़ी परियोजना है आर्थिक दृष्टि से भी, क्योंकि ये 46 अरब डॉलर की परियोजना है, लगभग 31 लाख करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अब आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी परियोजना है, जबकि इसमें 13 नवंबर 2016 को सीपीईसी के एक हिस्से को खोल भी दिया गया था। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी 2017 में चालू कर दिया गया था, यानी कि ओपन कर दिया गया था। भारत ने इसमें स्पष्ट कह दिया है कि ये भारत की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता में हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इस तथाकथित सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। इसका निर्माण भारत के उस हिस्से पर हो रहा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। यह अवैधानिक व अस्वीकार्य है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि देश में लगभग हर तीसरे दिन हुई एक बाघ की मौत। देखिए बाघ हमेशा से एक तरीके से उनकी दहाड़ जो है वो दहशत पैदा करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये कहीं ना कहीं जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और पशु जो है बेमौत मारे जा रहे हैं,
उसको लेकर ये न्यूज़ है। वैसे तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के लिए कई पहल भी की गई हैं, इसके बावजूद कोई भी इसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें पिछले बीते 3 सालों में, तो लगभग हर तीसरे दिन एक बाघ की मौत हुई है, जो चिंता का कारण है। इससे स्पष्ट होता है कि बाघों के संरक्षण के लिए और गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। बाघों की विलुप्त होती प्रजातियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। यह परंपरा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुए टाइगर शिखर सम्मेलन में शुरू की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। कहां से हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में हुए टाइगर शिखर सम्मेलन में। इसके 3 दिन पहले मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जो आंकड़े पेश किए वे चिंतित करने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार बीते 3 साल में 2019 से लेकर 2021 के बीच देश में 329 बाघों की मौत हुई है। इनमें से 68 तो स्वाभाविक मौत मरे हैं, लेकिन 5 बाघों की मौत अस्वाभाविक पाई गई है। 29 बाघों को शिकारियों ने निशाना बनाया है, जबकि 30 बाघ लोगों पर हमले में मारे गए हैं। 197 बाघों की मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है और उसकी जांच अभी जारी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है नेक्स्ट पेज। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुरंत पहचान करे राज्य, ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। बांग्लादेश से अवैध तरीके से आने वाले घुसपैठियों की समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुरंत पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कहा है। लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 5 सालों में 2399 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। इन सभी के पास अवैध तरीके से हासिल किए गए भारतीय दस्तावेज भी मिले हैं। अब देखिए, ये जो घुसपैठ की समस्या है ये आज की नहीं है, ये आज़ादी के बाद से लगातार ये समस्या बनी हुई है। उसके बाद जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से, तो भी ये समस्या अभी तक बनी हुई है, जब लगातार बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारतीय राज्यों में, खासतौर पर जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर जो उनकी सीमाओं से लगे राज्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रवेश करते रहते हैं और जाली दस्तावेज बना लेते हैं। इसको देखते हुए ये केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अलग अलग नियामकों के बीच जो उच्च शिक्षा बिखर गई है, उसको लेकर ये न्यूज है कि अब एक नियामक के अधीन ही होगी उच्च शिक्षा। देखिए, अब एक नियामक यानी कि रेगुलेटर के दायरे में होगी ये उच्च शिक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने लंबे मंथन के बाद भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। इसकी मंजूरी के बाद इसमें जुड़ी विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके दायरे से कानून और मेडिकल की पढ़ाई को अलग रखा गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी करीब 14 नियामक काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की यह जरूरत तब महसूस हुई है जब उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता देने की पहल तेज हुई है। इस बीच एक संस्थान में अलग अलग कोर्सों के लिए अलग अलग नियमों के हस्तक्षेप से इस काम में बाधा खड़ी होने लगी थी। इसके बाद इस दिशा में पहल तेज हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग की मांग खारिज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने प्रदेश में इस्लामिक यानी कि शरीयत बैंकिंग शुरू करने की मांग को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही कहा है कि सरकार का नीतिगत मामला है, हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गैर सरकारी संस्था पीपुल्स फोरम की 4 साल पहले दायर हुई जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। पीपुल्स फोरम ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट को जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय
को उचित निर्देशन देने की मांग की थी। याचिका में दीपक मोहंती कमेटी की सिफारिशों पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक समेत अन्य बैंकों में इस्लामिक बैंक शुरू करने की मांग की थी। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। क्योंकि एडिटोरियल पेज हम इवनिंग में डिस्कस करते हैं, वो वीडियो आपको लगभग 7:30 बजे मिलता है। उसमें हम डिटेल से एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें बताए जाते हैं, और एडिटोरियल पेज किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि ऑनलाइन ऐसे भरे ITR 5 दिन बचे हैं शेष। ये हमारे मतलब की न्यूज़ नहीं है। पहले दिन 1.45 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की लगी बोली। मंगलवार को देश में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दौर शुरू हुआ। देर रात तक दूरसंचार कंपनियों की तरफ से 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। सरकार की तरफ से 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। यह प्रक्रिया बुधवार को पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले दिन 4 चरणों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सितंबर-अक्टूबर 2022 तक देश के कुछ हिस्सों में 5G सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। नीलामी में 4 कंपनियों रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन व अदानी समूह ने हिस्सा लिया है। इन चारों कंपनियों ने पहले ही DOT के पास 21,800 करोड़ रुपए की राशि जमा की है और बुधवार को 5वें राउंड की बोली लगाई जाएगी। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाएगा। इसके बाद ये कंपनियां अपना नेटवर्क लगाएंगी और सेवाओं की शुरुआत होगी। नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है, स्थिरता और आर्थिक संकट के समाधान में श्रीलंका की मदद करता रहेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बधाई दी और कहा कि भारत द्वीपीय राष्ट्र में स्थिरता व आर्थिक संकट के समाधान में स्थापित लोकतांत्रिक माध्यमों से मदद करता रहेगा। सांसदों द्वारा चुने जाने के बाद विक्रमसिंघे जो 73 वर्ष के हैं ने गुरुवार को श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश में कहा है कि वह श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के पुरातन संबंधों को और प्रगाढ़ करने तथा आपसी हितों में काम करने के लिए तत्पर हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि मेडागास्कर की राजधानी में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन, जुटे श्रद्धालु। मेडागास्कर की राजधानी अटानारिवो में मंगलवार को एक विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। 2 करोड़ 60 लाख से अधिक आबादी वाला है यह विशाल द्वीप देश हिंद महासागर में स्थित है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया, आरती हुई और भजन गाए गए। मेडागास्कर एवं कोमोरोस में भारत के राजदूत अभय कुमार ने इस मौके पर बधाई दी। नवनिर्मित मंदिर मेडागास्कर में पहला विशाल हिंदू मंदिर है। 20,000 से ज्यादा भारतवंशी मेडागास्कर में रहते हैं, इसमें से अधिकांश गुजरात के हैं। यह पहला मौका है जब हिंदू समाज ने अटानारिवो में विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है। मेडागास्कर के महानजुगा और अंटसियानाना जैसे अन्य बड़े शहरों में छोटे हिंदू मंदिर पहले से ही स्थित हैं। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है कि भारत में होगा 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप। भारत 2025 में महिलाओं के 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करेगा वनडे मैच की, क्योंकि BCCI ने मंगलवार को बर्मिंघम में संपन्न ICC के वार्षिक सम्मेलन के दौरान इस मेगा टूर्नामेंट के लिए बोली जीत ली है। देश एक दशक से अधिक समय बाद फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इस महत्वाकांक्षी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसके अलावा 3 अन्य ICC महिला टूर्नामेंट के मेजबानों की भी घोषणा की गई है। 2024 का T20 विश्व कप बांग्लादेश में होगा। 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा और 2027 के T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा।
तो ये आज का यानी 27 जुलाई 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एडिटोरियल डिस्कशन आपको इवनिंग में प्रोवाइड किया जाएगा 7:30 बजे लगभग। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल आईडी आपको दी है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।